मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का GHPH क्लासेस में। अभिवादन स्वीकार कीजिए मोहम्मद इश्तियाक आलम का। आज हम लोग एक टॉपिक जिस पर बात करेंगे वो है रोलेट एक्ट। हम लोग जानेंगे कि रोलेट एक्ट आखिर है क्या, इसका अध्यक्ष कौन था, इस कानून के बारे में हम लोग पूरी तरह से आज हम लोग जानेंगे। और इस कानून से यानी रोलेट एक्ट से रिलेटेड अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से इससे आने वाले तमाम सवाल आप हल करने में सक्षम होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रोलेट एक्ट का परिदृश्य, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जानते हैं कि रोलेट एक्ट किस परिदृश्य में लाया गया, किस तरह के सिचुएशन में रोलेट एक्ट को लाया गया। एक ऐसे दौर में जब 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध समाप्त ही हुआ था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों से इस बात को कहा था कि हमें प्रथम विश्व युद्ध में आपका साथ चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया और यही वजह है कि गांधी के निर्देश पर बहुत सारे भारतीय सेना में गए और गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। और गांधी ने अंग्रेजों की बात को इसलिए मान लिया क्योंकि अंग्रेजों ने यह कहा कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आपके लिए बेहतर प्रशासनिक निर्णय लिए जाएंगे और भारतीयों के बारे में बेहतर सोच के साथ काम किया जाएगा। इसके साथ ही गांधी ने सोचा कि अगर भारतीयों के लिए कुछ भला हो सकता है तो क्यों न साथ दिया जाए। तो इसी सोच के साथ गांधी ने भारतीयों से आह्वान किया कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जहां एक और भारतीय ये उम्मीद लगाए हुए थे कि अब हमारे जो है देश के लिए एक बेहतर चीज हो सकता है, ऐसे हालत में जहां पे कि एक बेहतरी की उम्मीद लगाए तमाम भारतीय एक आशा की किरण, एक आशा की निगाह से देख रहे थे, इस तरह की परिस्थिति में अंग्रेज लेकर के आया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जिसका अध्यक्ष था सर सिडनी रोलेट। अब हम लोग जानते हैं कि रोलेट एक्ट आखिर किस तरह का कानून है। रोलेट एक्ट एक ऐसी कानून जिसमें सिर्फ संदेह के आधार पर, सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि संदेह कौन तय करेगा कि कौन किस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। ये केवल अंग्रेजों के मन भर में अगर यह संदेह आ गया कि आप उसके लिए विनाशकारी, घातक साबित हो सकते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य उखाड़ फेंकने में कहीं ना कहीं आप योगदान दे सकते हैं या अंग्रेजों को किसी भी प्रकार आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसे तमाम लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करने की एक नई नीति बना ली थी जिसका नाम है रोलेट एक्ट। और यह कानून जो है 19 मार्च 1919 को लेकर के आया। प्रथम विश्व युद्ध की जस्ट समाप्ति के बाद इस कानून को गांधी ने काला कानून या शैतान का कानून के नाम से भी कहा कि ये भाई ये काला कानून है। इस तरह के कानून का कोई मतलब ही नहीं है जिस कानून में केवल संदेह के आधार पर, और अंग्रेज अपनी परिस्थिति और अपने अनुसार संदेह करते थे कि किसे गिरफ्तार करना है, किसे छोड़ना है। इस कानून की जो है अगर आप और भी फीचर देखें, इसमें कोई दलील नहीं कर सकते थे आप। दलील से मुराद क्या है कि इस कानून के जरिए से आप कुछ भी नहीं पूछ सकते थे कि आखिर आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम माने, आप अगर किसी चेक पोस्ट को पार करते हैं तो पुलिस आपको रोकती है, तो आप उससे कारण जानते हैं कि भाई मुझे क्यों रोका गया, तो आपको पुलिस बताती है कि फलाने फलाने वजह की वजह से आपको रोका गया। लेकिन इस कानून में आपको इस तरह की कोई दलील, आपकी सुनवाई नहीं की जाती। उसके बाद आपको कोई वकील भी नहीं मिलने वाला था। इस कानून के तहत अगर आप गिरफ्तार हुए हैं तो आपको कोई भी वकील नहीं दी जाएगी कि आपके वकील आपके तरफ से बात रख सके। उसके बाद आपकी कोई अपील भी सुनवाई नहीं की जाएगी। अर्थात अगर आपको मान लीजिए कि नीचे के स्तर पर न्यायालय के फैसलों से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ऊपर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि आपके पास अपील की गुंजाइश ही बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। अर्थात इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कानून थी जिसके तहत अगर आप गिरफ्तार हो गए तो यकीन मानिए कि आपकी रिहाई का क्या डेट होगा ये बिल्कुल निश्चित नहीं था। आप रिहा होंगे भी कि नहीं होंगे इस बात में कोई निश्चितता नहीं था। यही वजह है कि इस कानून को काला कानून या शैतान का कानून भी कहा गया। और इस कानून को लेकर के जो अंग्रेजों का उद्देश्य था, अंग्रेजों का उद्देश्य यह था कि भारत में उठने वाले क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलना था। क्योंकि 1919 के टाइम तक भारतीयों में एक ऐसी क्रांति की भावना जग चुकी थी, एक ऐसी भावना पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बन चुका था कि किसी भी कीमत पर एनी हाउ अंग्रेजों को इस देश से निकालना है। और यह लहर भारत के दूर दूर तक, ग्रामीण सुदूर क्षेत्र तक पहुंच चुका था।
और इन तमाम गतिविधियों पर अंग्रेज बहुत बारीकी से नजर रखे हुए थे। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर भारतीयों के इन गतिविधियों पर अगर अंकुश न लगाया गया तो निश्चित रूप से हमें बहुत जल्द भारत खाली करना होगा। तो अंग्रेजों ने माहौल को, परिस्थिति को भांपते हुए ही इस कानून को लेकर के आया था। और इस कानून का उद्देश्य अंग्रेजों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, इस कानून का उद्देश्य उनका था राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलना। राष्ट्रवादी गतिविधि को अंग्रेज कुचलना चाहते थे, चाहे जिस प्रकार हो। क्योंकि 1919 तक हालात ऐसा हो गया था कि भारतीयों में जो राष्ट्रवाद की भावना है, देश प्रेम की भावना है और अपने राष्ट्र के प्रति एक जो कृतज्ञता की भावना है, वो निश्चित रूप से गांव गांव तक फैल चुका था। और अंग्रेजों को लग रहा था कि अब अगर यहां से अगर इस स्थिति पर काबू ना पाया गया तो यकीन मानिए कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हमें ये देश खाली करना पड़ेगा। इस सत्याग्रह, देखिए, इसके लिए सत्याग्रह का जो केंद्र था वो मुख्य रूप से इसका केंद्र था पंजाब। मुख्य रूप से इसका केंद्र कहां था? पंजाब। जिसमें पंजाब के दो महत्वपूर्ण नेता, जिसमें एक का नाम है सत्यपाल किचलू और दूसरा का नाम है सैफुद्दीन किचलू। एक का नाम है सत्यपाल और दूसरा का नाम है सैफुद्दीन किचलू। इन दो नेताओं को पंजाब से 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि पंजाब के ये दो महत्वपूर्ण नेता थे, इसकी गिरफ्तारी केवल इसलिए हो गई थी कि यह इस कानून का विरोध में थे। तो इनकी गिरफ्तारी से जनता बिल्कुल आक्रोशित हो उठी थी, क्योंकि जनता, पंजाब के ये दो महत्वपूर्ण नेता थे और जनता इनको काफी इनका अनुसरण करते थे और जनता इनको मान के चलती थी। यही वजह है कि 10 अप्रैल 1919 को इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में क्या किया? राष्ट्रवादियों ने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। और विरोध प्रदर्शन देख ब्रिटिश सरकार बिल्कुल दंग रह गई और उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर, अर्थात भारतीय राष्ट्रवादियों पर गोलियां चलवा दिया और इससे कई भारतीय हताहत हुए और 5 अंग्रेजों का भी जान गया था। इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये इतना 10 अप्रैल 1919 को जो हुआ था ये विरोध प्रदर्शन, इस विरोध प्रदर्शन में आखिर अंग्रेजों को क्या लगा कि गोलियां चला दिया। अंग्रेज इस विरोध प्रदर्शन से इतने खौफ में थे, उन्हें लगा कि अगर इस विरोध प्रदर्शन को अगर ना कुचला गया तो यकीन मानिए कि ये विरोध प्रदर्शन आगे चल करके कहीं ना कहीं अंग्रेजी साम्राज्य को हिला देगा। तो यही वजह है कि इसमें अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने इस विरोध प्रदर्शन में गोलियां चलवा दिया। ब्रिटिश सरकार ने चलवाया। कौन गोली चलवाया? ब्रिटिश सरकार ने चलवाया, जिससे कई भारतीयों की मृत्यु हो गया। इस आंदोलन का अगर मुख्य केंद्र देखें तो मुख्य केंद्र हमने बता दिया कि भाई पंजाब है। पंजाब के मुख्य नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल किचलू। तो इस तरह से इस आंदोलन के बारे में आज हम लोग क्या जाना कि रॉलेट एक्ट कब आया था। रॉलेट एक्ट जो आया 19 मार्च 1919 को आया था। उस समय रॉलेट एक्ट का अध्यक्ष कौन था? सर सिडनी रॉलेट, जिसको काला कानून या शैतान का कानून भी कहा जाता है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। अगर हम देखें इस कानून में क्या था? बिना दलील, किसी प्रकार का कोई दलील नहीं, बिना वकील और बिना अपील के कानून कहा जाता था। उद्देश्य क्या था? भारत में उठने वाले क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलना। सत्याग्रह का मेन केंद्र पंजाब और पंजाब के दो प्रमुख नेता जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को विरोध प्रदर्शन हुआ, तो पंजाब के दो महत्वपूर्ण नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे। और विरोध प्रदर्शन में ब्रिटिश सरकार ने गोलियां चलवाई, जिससे विरोध प्रदर्शन और भी उग्र हो गया। इसके बाद जाहिर सी बात है कि इस तरह के आंदोलन, इस तरह के एक्ट, इस तरह की जो कानून बनी, तो इसका विरोध अब व्यापक रूप में होना तय था। तो इसी का नतीजा था कि अगला जो आंदोलन होगा वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के 10 अप्रैल 1919 की जो घटना थी, जिसमें कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रवादी भारतीयों ने जिस तरह से आंदोलन किया, उसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने उन पर गोलियां चलवाई, जिससे भारतीय और भी आक्रोशित हो गए। उसी का परिणाम था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। और वैसे भी अगर देखा जाए तो रॉलेट एक्ट जो कि काला कानून था, इसके विरोध तो एक कहीं ना कहीं बड़ी घटना, बड़ा आंदोलन होना निश्चित था। तो उसी को लेकर के भारतीय क्या कर रहे थे? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में ये लोग एकत्रित हुए थे। और अगर हम लोग देखें उस समय वायसराय कौन था? वायसराय था ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अक्सर एग्जाम में ये सवाल आ जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था।
पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ओ डायर, और अमृतसर का जो सेनापति था, अमृतसर का सेनापति अर्थात वो जो ब्रिगेडियर था जो वहां पे सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो आर डायर था। ये दोनों को लेकर के अक्सर कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। ओ डायर और आर डायर ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ डायर जो था ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था और आर डायर सेनापति था। अब हम लोग देखते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड आखिर किस तरह से हुआ और क्यों हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड दरअसल जो है ये हुआ था, ये रोलेट एक्ट की ही परिणति थी। रोलेट एक्ट इतनी कठोर और इतनी दमनकारी कानून था जिसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड होना बिल्कुल तय था। जालियांवाला बाग में बैठ करके ये लोग एक सार्वजनिक मीटिंग में बैठ करके डिस्कस कर रहे थे। किन किन चीजों को लेकर के डिस्कस कर रहे थे? पहली जो डिस्कस कर रहे थे कि 10 अप्रैल को जो इस तरह से दमनात्मक कार्रवाई हुआ भारतीयों पर, जिससे कि कई भारतीयों की जान चली गई, और दूसरा डॉक्टर सैफुद्दीन और सतपाल किचलू की गिरफ्तारी को लेकर के भी डिस्कस हो रहे थे, और तीसरा जो है वो रोलेट एक्ट को लेकर के डिस्कस हो रहा था कि रोलेट एक्ट का किस तरह से कैसे विरोध किया जाए। इन तमाम चीजों पर डिस्कस चल रही थी बिल्कुल शांतिपूर्वक, जिसमें किसी प्रकार का कोई विद्रोह, कहीं से कोई विरोध प्रदर्शन की खबर नहीं थी। बिल्कुल शांतिपूर्वक अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैठ करके लोग सभा कर रहे थे। उस समय गांधी जी को बैन कर दिया था पंजाब जाने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ओ डायर। तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को जब इसकी सूचना मिली, इसकी सूचना आखिर देता कौन है? उस समय भी हर दौर में कहीं ना कहीं जो है अपने लोग अगर गद्दार ना हो तो यकीन मानिए कि कोई बाहरी जल्दी किसी को दबा नहीं सकता है। कोई बाहरी जल्दी किसी अपने देश के आंतरिक भेदों को जान नहीं सकता है। सच ही कहा है, घर का भेदू लंका ढाए। तो यहाँ पे जो देखा गया कि भारतीय गद्दार जो था वो हंसराज था। ये भारतीयों के हर एक एक्टिविटी को अंग्रेजों को अवगत कराते रहता था। यही वजह है कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये सरकारी गवाह भी बना था। इन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी किया। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड आखिर हुआ कैसे था और क्यों हुआ था, कितनी घटनाएं इसमें हुई, कितने लोगों की जान गई। इन तमाम चीजों पर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो उस अमृतसर के जालियांवाला बाग में मीटिंग हो रही थी जिसमें कि हंसराज की खबर देने पर जनरल ओ डायर ने आदेश दिया कि जाओ और जाकर के उसका क्या करो, दमन कर दो, कुचल दो, उसको फायर करो। इसको किसने आदेश दिया था? जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था। और उसी आदेश का पालन कराने के लिए आर डायर सेना के साथ भारी मात्रा में सैनिकों के साथ आए। और चूंकि अमृतसर का जालियांवाला बाग जो है एक ऐसी जगह था जहां पे सिर्फ आने और जाने का केवल एक रास्ता ही था और अंदर में एक कुआं भी था। तो चारों तरफ से दीवारों के चारों तरफ से घेर लिए। चारों तरफ से घेरने के बाद सैनिकों ने अपना पोजीशन बना लिया। इसमें गोरखा रेजिमेंट ने भाग लिया था। सैनिकों ने अपना पोजीशन बना लिया और आर डायर ने एक बार बोला कि फायर। तो पूरी तरह से बिना किसी पूर्व सूचना के, अगर सूचना भी दे दे तो कोई बात नहीं था, बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे फायर करना स्टार्ट कर दिया। और तब तक गोलियां चलाते रहा जब तक कि उनके बंदूक में जितनी गोलियां थी खत्म ना हो जाए, तब तक गोलियां चलाते रहे थे। और इस तरह से इस भयावह घटना, इस खतरनाक, इस दर्दनाक घटना का पूरे भारतीयों में गहरा सदमा था। इस घटना के बारे में अगर हम लोग और भी देखें तो इस घटना में आर डायर ने गोलियां चलवाया सैनिकों के साथ घटनास्थल में, और ओ डायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जिसमें अगर हम लोग आयोग की बात करें, जांच आयोग की बात करें, तो हंटर आयोग गठित किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। इस आयोग ने इतनी निर्मम और इतनी खतरनाक घटना, इतनी दर्दनाक घटना, जिसका कि पूरे भारतीयों में एक गम और दर्द का माहौल था। इस घटना के बारे में अंग्रेजों की कमेटी, जो हंटर कमेटी थी, इसका रिपोर्ट यह था कि इसमें केवल 379 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? केवल 379 लोग मारे गए। और तो सबसे बड़ी बात, विडंबना यह है कि जिन्होंने इस घटना का आदेश दिया था कि जाके कुचल दो, अर्थात ओ डायर को इन्होंने निर्दोष माना। इस कमेटी में, हंटर कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो विलियम हंटर थे। इस कमेटी में 3+5 था, अर्थात 3 भारतीय और 5 अंग्रेज थे इसमें। इस कमेटी में जिन 3 भारतीयों को जगह मिली थी वो सर चिमनलाल, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान थे। जाहिर सी बात है कि कमेटी में जो मेजोरिटी है वो अंग्रेजों की थी, और अंग्रेजों ने इस कमेटी की जो रिपोर्ट बनाई वो निश्चित रूप से, इस कमेटी के रिपोर्ट से कोई भी चौंक जाएगा। इस रिपोर्ट में बिल्कुल सच्चाई नहीं था। जहां पे हजारों लोग मारे गए थे, उसमें कमेटी ने केवल 379 लोगों का जिक्र किया
कि 379 लोग मारे गए थे, और तो और जिन्होंने इस निर्मम घटना को अंजाम दिया उनको निर्दोष करार दे दिया गया। इसी केस में भारतीय ने एक अलग कमेटी बनाई जिसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस समिति, कांग्रेस जांच समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। और इसके अलावा इस कमेटी में अन्य सदस्य थे, गांधी जी थे, CR दास अर्थात चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, और उसी तरह से अब्बास तैयब जी एंड MR जयकार, ये इस कमेटी में कांग्रेस जांच समिति के ये लोग सदस्य थे। इस समिति ने डायर को दोषी माना और डायर के फैसले को बिल्कुल गलत करार दिया। डायर के फैसले को हड़बड़ी में लिया गया एक फैसला माना, और इस कमेटी ने यह आशंका जताई, यह बात बताई कि इस जालियांवाला बाग हत्याकांड में करीब करीब 1000 लोग से भी ऊपर लोग मारे गए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जांच समिति की रिपोर्ट और हंटर आयोग की रिपोर्ट दोनों में आसमान जमीन का फर्क था। जहां पे हंटर जांच आयोग की रिपोर्ट डायर को पूरी तरह से निर्दोष मान रही थी, वहीं पे भारतीय जांच समिति ने डायर को दोषी माना और डायर के फैसले को बिल्कुल भूल नहीं बल्कि डायर के फैसले को उन्होंने जल्दबाजी में लिया गया फैसला माना, और डायर के एक फैसले ने हजारों भारतीयों के जीवन को मिट्टी में मिला दिया। और यही वजह है कि इस घटना का पूरे भारत में, इस घटना को लेकर के एक तरह से रोष का माहौल आ गया। पूरे भारत में इस तरह की घटना को लेकर के, खास करके जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के पूरे भारत में एक विरोध की लहर दौड़ पड़ी। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं हत्याकांड के बाद क्या क्या चीज हुआ। हत्याकांड के बाद क्या हुआ, तो सबसे पहले जो हत्याकांड के बाद अगर शंकरन नारायण को हम देखें तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद क्या था कि वायसराय जहां पे बैठते थे उसी पे चारों तरफ से लोग बैठते थे, उस कमेटी के सदस्य थे जहां पे बैठ करके डिस्कस हो रहा था। तो इन्होंने ऐसे समय में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया। जमनालाल बजाज ने, गांधी जी की अगर बात करें तो गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। आर्यन टैगोर जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि जिनको दिया गया था, ये नाइटहुड की उपाधि और सर की उपाधि को इन्होंने त्याग दिया। इस प्रकार हम लोग अगर देखें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है एक बहुत बड़ी हत्याकांड थी, और इस हत्याकांड की वजह से पूरे भारत में राष्ट्रवाद की लहर और भी तेजी से फैल गया और लोगों में एकता का भाव और भी बढ़ गया, और लोग हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर यह ठान लिए थे कि अब अंग्रेजों को इस देश से भगा करके ही रहना है। अब कभी कभी प्रश्न आपसे यह आ जाएगा कि रॉलेट एक्ट को जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण क्यों मनाता है, क्योंकि रॉलेट एक्ट ही वो कारण था जिसकी वजह से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यही वजह है कि रॉलेट एक्ट को जो है ना जालियांवाला बाग हत्याकांड का कारण माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको अभी इस बार बीपीएससी में ही पूछ दिया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, वो बैसाखी के दिन में हुआ था। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वायसराय की बात करें, वायसराय आपको पता रखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय ओ डायर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ओ डायर और आर डायर को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, तो आप ओ डायर के बारे में, जब भी ओ डायर का नाम आता है तो आप ये जान ले कि ओ डायर उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जिस तरह से पूरे भारत का एक तरह से एक वायसराय था, उसके बाद वायसराय के बाद पंजाब का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और ये अमृतसर जो है एक छोटा जिला टाइप का मान लो है, तो वहां पे अमृतसर का ये जो सेनापति था, सेनापति कहीं ना कहीं फील्ड में जाकर के काम किया, और इन्होंने अपने वहां से बैठ करके, पंजाब से बैठ करके एक निर्देश दिया कि भाई कुचल दो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारतीय गद्दार के बारे में देखते हैं, कौन था, हंसराज था, जो कि अंग्रेजों की मुखबिरी करता था और अंग्रेजों को भारतीयों की हर एक्टिविटी के बारे में उनको बताता था कि अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में भी क्या क्या चीज चल रहा है। यही वजह है कि ये बाद में चल करके सरकारी गवाह भी बना जालियांवाला बाग हत्याकांड का। उसके जांच आयोग की अगर हम बात करें तो हंटर आयोग से क्वेश्चन इस बार आ गया था बीपीएससी में कि हंटर आयोग में किन भारतीयों को जगह मिली थी। हंटर आयोग में बीपीएससी का सवाल जो था कि किन भारतीयों को जगह मिली, उसमें सर चिमनलाल, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान को जगह मिली थी। क्योंकि बीपीएससी के जो सवाल होते हैं, खास करके पीटी के सवाल, उसमें आपको इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक रहते हैं, इसलिए आपको तीनों का नाम जो है जानना बेहद जरूरी है। सर चिमनलाल, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। कांग्रेस समिति की अगर बात करें कि कांग्रेस समिति ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, तो कांग्रेस समिति ने अपनी रिपोर्ट में ओडायर को दोषी माना और उन्होंने कहा कि ओडायर का जो लिया गया फैसला था वो बिल्कुल हड़बड़ी में लिया गया फैसला, बिल्कुल गलत फैसला था। और इस कमेटी ने, कांग्रेस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि अंग्रेजों ने जिस तरह से हंटर कमेटी में 379 लोगों के मरने का जिक्र किया है, दरअसल वास्तविकता में 379 लोग नहीं बल्कि इनकी संख्या 1000 से भी कहीं ना कहीं ज्यादा था। तो इस तरह से हम लोग आज यही पे करते हैं खत्म। आगे इसी तरह से वीडियो में कंटिन्यू आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया का वीडियो मिलते रहेगा। आप लोग हमारे चैनल GHPH क्लासेस को इससे जुड़ें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।